नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मंत्र के साथ विश्व की सबसे तेज गति से विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। गृह मंत्री अमित शाह ने दीव में 25वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म और यौन अपराधों की शीघ्र जांच और कड़ी सजा पर जोर दिया। विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से जिनेवा में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर भारत प्रायोजित प्रस्ताव का अनुमोदन किया। पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा, भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता लाने में सक्षम। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों से 25 करोड़ लोग जुड़ेंगे। अवनी लेखरा ने कल शिटोंग 2022 में महिला पैरा निशानेबाजी में दूसरा स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री ने अवनी को जीत पर बधाई दी। और क्रिकेट में भारत आज शाम कटक में 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय T20 में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा। समाचार प्रभात में निखिल कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म यानी सुधार, कार्य निष्पादन और बदलाव के मंत्र के साथ विश्व की सबसे तेज गति से विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। अपनी वेबसाइट और नरेंद्र मोदी ऐप के उद्धरणों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के सुधारों से व्यापार सुगमता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि विकास की गति धीमी करने वाले कई पुराने कानूनों को हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने पिछले 8 वर्ष में व्यापार सुगमता और उद्यमिता बढ़ाने के लिए किए गए सुधारों को साझा किया। मोदी सरकार के लगातार सुधारों के कारण आज का भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। सुधारों के 8 वर्ष के बारे में नमो ऐप और वेबसाइट पर विकास यात्रा मॉड्यूल से और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पश्चिमी राज्यों से जुड़े अंतर्राज्यीय सीमा, सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, परिवहन और उद्योग से संबंधित मुद्दों पर विचार हुआ। ये बैठक कोविड महामारी के कारण 2 वर्ष बाद आयोजित की गई। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव इस परिषद के सदस्य हैं। क्षेत्रीय परिषदों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि देश के समग्र विकास के लिए सहकारिता और प्रतिस्पर्धी संघवाद का लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें वार्ता और विचार साझा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कोविड महामारी का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और साथ ही कोविड रोधी व्यापक टीकाकरण सुनिश्चित किया है। ये राज्यों के सक्रिय सहयोग से ही संभव हुआ। श्री शाह ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में केंद्रीय परिषद और इसकी स्थायी समितियों की बैठकें 3 गुना अधिक आयोजित की गईं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 30 विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें से 27 को हल कर लिया गया है और शेष बचे 3 विषयों पर आगे विचार किया जाएगा। बैठक के दौरान श्री शाह ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म और यौन अपराधों की जल्द जांच तथा इन मामलों में समयबद्ध कड़ी सजा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य के पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी को ऐसे सभी मामलों की निगरानी करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो इन मामलों के लिए महिला पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाए। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से जिनेवा में शुरू हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन में कोविड महामारी को लेकर विश्व व्यापार संगठन की प्रतिक्रिया, मत्स्य पालन सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज के सार्वजनिक भंडारण सहित कृषि संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
भारत देश के सभी हितधारकों तथा विकासशील और निर्धन देशों के हितों के संरक्षण के लिए हमेशा आवाज उठाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर भारत के समर्थन से लाया गया प्रस्ताव पारित हो गया है। इस प्रस्ताव में पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र से हिंदी सहित सभी अधिकृत और अनधिकृत भाषाओं में महत्वपूर्ण संचार तथा संदेशों के प्रचार प्रसार का आग्रह किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि बहुभाषावाद को संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। उन्होंने बहुभाषावाद के समर्थन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव का आभार प्रकट किया। श्री तिरुमूर्ति ने कहा कि पहली बार इस तरह के प्रस्ताव में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त बांग्ला और उर्दू भाषा का भी प्रस्ताव पहली बार हुआ है। श्री तिरुमूर्ति ने कहा कि हिंदी भाषा में संचार और मल्टीमीडिया सामग्री के प्रचार प्रसार के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संचार विभाग को 2018 से बजट के अतिरिक्त योगदान उपलब्ध कराए गए हैं। इन प्रयासों के तहत 2018 में हिंदी @UN परियोजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र के जनसंपर्क को बढ़ावा देना और दुनिया भर में वैश्विक मुद्दों के बारे में हिंदी भाषी लाखों लोगों को जागरूक करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से पीएम श्री योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 1 या 2 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। आईआईटी भुवनेश्वर में कल नए केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश भर में लगभग 15,000 ऐसे ही विद्यालय खोलने का फैसला किया गया है। इनमें से 500 से अधिक स्कूल केवल ओडिशा में ही खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शुरुआती समेकित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए अगले 4 वर्ष के दौरान लगभग 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य में 66वें केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ओडिशा सरकार द्वारा संचालित लगभग 45,000 विद्यालयों को और उन्नत बनाने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय विद्यालय के स्थायी परिसर का भूमि पूजन किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के राजपुरा इलाके में द्रुबगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। एक आतंकवादी को कल शाम मुठभेड़ में मार गिराया गया, जबकि 2 आतंकवादियों को आज सवेरे ढेर किया गया। सुरक्षा बलों ने द्रुबगाम में आतंकवादियों के छिपे होने का सुराग मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया था। पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि सभी 3 आतंकवादी स्थानीय थे और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। एक आतंकी की पहचान जुनैद शीर गोजरी के रूप में हुई, जो इस महीने की 13 तारीख को पुलवामा के गदूरा इलाके में पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद की हत्या में शामिल था। अन्य 2 आतंकवादियों की पहचान पुलवामा जिले के फाजिल नजीर भट्ट और इरफान अहमद मलिक के रूप में हुई है। इनके पास से 2 AK-47 राइफल सहित हथियार और गोला बारूद तथा आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के संयोजक ओ पनीर सेल्वम ने राज्य सरकार से वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कमी नहीं करने की अपील की। चेन्नई में कल उन्होंने एक वक्तव्य में मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए कहा कि घर के मालिकाना हक और अन्य आय जैसे मानदंड के आधार पर लाभार्थियों की संख्या कम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सरकार से सभी मौजूदा लाभार्थियों की वृद्धावस्था पेंशन जारी रखने और पात्र नए वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना में शामिल करने की अपील की। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि केंद्र वर्ष 2047 के लिए निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने के अथक प्रयास कर रहा है। उस समय देश स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती मना रहा होगा। मदुरई में कल एक जनसभा में उन्होंने कहा कि केंद्र के कई कल्याणकारी कार्यक्रम इस तरह से लागू किए जा रहे हैं कि वे बिना किसी कटौती के सभी लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं से गरीब से गरीब व्यक्ति को सशक्त बनाया जा रहा है। श्री मुरुगन ने सवाल किया कि द्रमुक ने सत्ता में आने के 1 साल बाद भी चुनावी घोषणा पत्र में किए गए अपने सभी वायदों को लागू क्यों नहीं किया। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से
25 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जयपुर में उन्होंने कहा कि आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। श्री सोनोवाल ने कहा कि देश में आयुष का कारोबार 18 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। देश के अंदर आयुष को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से आयुष को मान्यता दी है, पिछले 8 साल के अंदर आयुष ने दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। आयुष इंडस्ट्री का अभी मार्केट $18.2 बिलियन तक पहुंच गया है। आयुष मंत्रालय बजट 6 गुना तक बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 पेंडेमिक की काल में आयुष की जो प्रोडक्ट रहे, इसके जरिए लोगों को काफी राहत मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है भारत। दृढ़ संकल्प के साथ विश्व स्तर पर बुलंद छवि गढ़ रहा है भारत। करदाताओं के मजबूत इरादों और निरंतर योगदान से सफलता का गगन चूम रहा है भारत। उन्नति के मार्ग पर सबको साथ लेकर चल रहा है भारत। हमारा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए है, तेज गति के विकास के लिए है। जी हाँ, देश के तेज विकास के लिए हम सबका निरंतर योगदान बेहद आवश्यक है। इसलिए सभी करदाता वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने एडवांस टैक्स की पहली किश्त 15 जून तक जमा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। वो एडवांस टैक्स की पहली किश्त का भुगतान 15 जून 2022 तक अवश्य करें और देश की तरक्की में साझेदार बने। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता, आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि शांति के बिना सतत विकास और समृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों को निशाना बनाकर की जा रही हत्याओं की पूरे समाज द्वारा निंदा की जानी चाहिए। श्री सिन्हा कल कुलगाम में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के उद्घाटन और नए जनजातीय युवा छात्रावास की आधारशिला रखने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने हाल में कश्मीर में निशाना बनाकर की जा रही हत्याओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मारी गई महिला अध्यापक युवा बच्चों के भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं। उन्होंने कहा कि यदि समाज इन कार्रवाइयों की निंदा नहीं करता है तो हम मानवता की रक्षा करने में असफल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आतंकवाद के चंगुल से मुक्त कराने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि उनके प्रशासन की निर्दोष लोगों को परेशान नहीं करने और दोषियों को नहीं छोड़ने की नीति है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को उकसाने के लिए ही निशाना बनाकर हत्याएं की जा रही हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाया कि निर्दोष लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पिछले कुछ दिनों में कुछ लक्षित घटनाएं हुई हैं, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं निरपराध लोगों, और मैं समझता हूं कि समाज को इसकी निंदा करनी चाहिए। एक महिला शिक्षिका जो बच्चों को शिक्षा देती है, जीवन बनाती, उसको आकर के मार दिया जाए। अगर समाज इसकी निंदा नहीं करेगा तो मैं समझता हूं कि हम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ये दीपक जब बुझने लगता है तो उसकी लौ तेज हो जाती है, और वही स्थिति यहाँ आतंकवाद की है। ये लौ इसलिए तेज है कि हमारे पुलिस फोर्सेस ने, हमारे सिक्योरिटी के जवानों ने इनकी नकेल कसने का काम किया, और हम कहना चाहते हैं कि आतंकवाद अब अंतिम सांस ले रहा है जम्मू कश्मीर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवनी लेखरा को फ्रांस के शतौग में पैरा निशानेबाजी विश्व कप में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि देश को अवनी पर गर्व है और नई ऊंचाइयां हासिल करने में उनका संकल्प सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने अवनी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अवनी ने कल R8 स्पर्धा में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 458.3 अंक के साथ स्लोवाकिया की वेरोनिका वेतोविकोवा को हराया। गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी उन्हें बधाई दी। श्री शाह ने ट्वीट में कहा कि अवनी लेखरा ने दोबारा स्वर्ण हासिल कर भारत को फिर गौरवान्वित किया है। श्री ठाकुर ने कहा कि यह वास्तव में असाधारण उपलब्धि है और भारत को उन पर गर्व है।
खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में महाराष्ट्र पदक तालिका में फिर से शीर्ष पर आ गया है। उसे 37 स्वर्ण, 34 रजत और 29 कांस्य पदक सहित कुल 100 पदक मिले हैं। हरियाणा 36 स्वर्ण, 33 रजत और 39 कांस्य लेकर दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। उसे 21 स्वर्ण, 13 रजत और 18 कांस्य पदक मिले हैं। पदक तालिका में मणिपुर चौथे, केरल 5वें, तमिलनाडु छठे और दिल्ली 7वें स्थान पर है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से ओडिशा के कटक में बारबती स्टेडियम में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका ने पहले मुकाबले में भारत को 7 विकेट से हराया था। युवा भारतीय ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानंद को नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर शुभकामना संदेश मिल रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ट्वीट संदेश में कहा कि विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को 2 बार हराकर और अब नॉर्वे में खिताब जीतकर उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने मास्टर प्रज्ञानंद को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अमेरिका ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए भारत और अन्य साझेदार देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने शुक्रवार को सिंगापुर में शांग्रीला संवाद में हिंद प्रशांत क्षेत्र को अमेरिका के लिए प्राथमिकता का विषय बताया। इस संवाद का आयोजन लंदन के अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक अध्ययन संस्थान द्वारा किया गया था। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भारत और अन्य साझेदार देशों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अन्य साझेदार देशों के साथ, विशेषकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ निकट संबंध स्थापित कर रहा है। श्री ऑस्टिन ने कहा कि भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और प्रौद्योगिकी क्षमता पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ विश्व की सबसे तेज गति से विकसित होती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। गृहमंत्री अमित शाह ने दीव में 25वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म और यौन अपराधों की शीघ्र जांच तथा कड़ी सजा पर जोर दिया। विश्व व्यापार संगठन का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आज जिनेवा में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर भारत प्रायोजित प्रस्ताव का अनुमोदन किया। पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता लाने में सक्षम। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम से 25 करोड़ लोग जुड़ेंगे। अवनी लेखरा ने कल शतौक में 2022 महिला पैरा निशानेबाजी में दूसरा स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री ने जीत पर बधाई दी। और क्रिकेट में भारत आज शाम कटक में 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगा। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय। देश में 45 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले पहली बार। 3 करोड़ से अधिक परिवारों को आवास मिला पहली बार। 3 करोड़ 28 लाख लोगों को आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज मिला पहली बार। देश के करोड़ों नागरिकों के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं। 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सशक्त नेतृत्व से भारत को लेकर विश्व का दृष्टिकोण बदला है। आज का नया भारत आत्मविश्वास से परिपूर्ण है और सबकी मदद के लिए तत्पर है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 8 वर्ष में वैश्विक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर में भारतीय कूटनीति ने अपनी अलग पहचान बनाई है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने घरेलू मोर्चे पर आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद में कमी लाकर देश को सशक्त बनाया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक राष्ट्र, एक कानून, एक प्रधान और एक निशान के संकल्प को परिपूर्ण किया है। हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां सुशासन और सर्वांगीण विकास का युग शुरू हो गया है। कुल 890 केंद्रीय कानून अब इस केंद्र शासित प्रदेश में लागू हो गए हैं। 2018 के बाद से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और आतंकवादी हमलों की घटनाओं में भी काफी कमी आई है। हाल के वर्षों में वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में भी काफी कमी आई है और कमी का यह सिलसिला अब भी जारी है। पहले की तुलना में मई 2014 से अक्टूबर 2021 की अवधि में हिंसक घटनाओं में वामपंथी उग्रवाद की संख्या में आधे से ज्यादा कमी आई है। आकाशवाणी से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के आईजी सीआरपीएफ साकेत सिंह ने ये बताया। जहाँ तक छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सल गतिविधियों की बात है, विगत 10 सालों से लगातार नक्सल गतिविधियों में कमी होती जा रही है। अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो जहाँ 2010-11 के आसपास तकरीबन 600 घटनाएं प्रतिवर्ष होती थी, 2020-21 में घटकर यह मात्र 300 के आसपास ही रह गई है। 2014 से 2022 के बीच में घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 79 नए कैंप स्थापित किए गए हैं। इन कैंप का उपयोग सुरक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है। सीआरपीएफ के द्वारा राज्य में विकास की गतिविधि में भी तेजी लाने के लिए सड़कों के निर्माण में भी पूर्ण सुरक्षा दी जा रही है। वैसे क्षेत्र जहां किसी भी तरह की संचार व्यवस्था नहीं थी, वहां भी मोबाइल टावर लगवाया जा रहा है। नक्सल क्षेत्र में युवाओं को जोड़ने के लिए भी अलग अलग तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं है जब पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ नक्सली समस्याओं से मुक्त होगा। साथ ही गृह मंत्रालय ने असम, मणिपुर और नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत घोषित अशांत क्षेत्रों की संख्या कम कर दी है। श्वेता कुमारी के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की ला रहा है एक झलक। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हेमचंद्र कानूनगो का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 12 जून 1871 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। 1908 के अलीपुर बम कांड में वे श्री अरबिंदो के साथ मुख्य आरोपी थे। वे कलकत्ता ध्वज का सृजन करने वालों में शामिल थे, जिसके आधार पर जर्मनी के स्टटगार्ड में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भिखाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को स्वतंत्र भारत का पहला ध्वज फहराया था। बरिंद्र कुमार घोष और अरबिंदो घोष के निकट सहयोगी हेमचंद्र कानूनगो गुप्त बम फैक्ट्री की स्थापना में विशेष रूप से सक्रिय रहे थे। बम बनाने का गुर सीखने के लिए वे पेरिस गए और इस यात्रा के लिए पैसे का इंतजाम उन्होंने कलकत्ता का अपना घर बेचकर किया। 1906 के अंत में वे मार्सिली पहुंचे तथा कुछ महीनों तक स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड में क्रांतिकारियों से संपर्क बनाने की कोशिश करते रहे। अंततः उन्हें पेरिस में रसायन शास्त्र के अध्ययन के दौरान एक सहयोगी मिल गया। उन्नीस 1908 में हेमचंद्र भारत लौटे। उनके साथ ट्रंक भरकर अत्याधुनिक तकनीकी साहित्य था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था बम बनाने की कला पर रूसी से अनुदित 75 पृष्ठ की जानकारी। उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को बम बनाने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। उन्होंने कोलकाता के निकट मानिकतला में एक गुप्त बम फैक्ट्री शुरू की। इस फैक्ट्री के संस्थापक सदस्य थे हेमचंद्र कानूनगो, अरबिंदो घोष तथा उनके भाई बरिंद्र कुमार घोष। दो सदस्यों का एक आत्मघाती दस्ता मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने के लिए भेजा गया। हालांकि गलत लक्ष्य पर बम चलाने के बाद
स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पकड़ लिए गए। इस घटना के परिणाम स्वरूप हेमचंद्र कानूनगो की लगाई बम फैक्ट्री पर ब्रिटिश पुलिस ने छापा मारा और इसे बंद कर दिया। कुछ ही समय में लगभग सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। अलीपुर बम कांड में शामिल होने के लिए हेमचंद्र को अंडमान में आजीवन कारावास की सजा दी गई, लेकिन 1921 में उन्हें रिहा कर दिया गया। 1926 में उनकी पुस्तक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में हेमचंद्र ने बंगाल में पहली सशस्त्र राजनीतिक क्रांति के इतिहास का विश्लेषण किया। 8 अप्रैल 1951 को इस महान क्रांतिकारी का निधन हो गया। आकाशवाणी समाचार की ओर से इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अपूर्व सेन को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो वर्ष 1932 में 12 जून को शहीद हुए थे। चटगांव के जनरल पोस्ट ऑफिस में क्लर्क अपूर्व सेन क्रांतिकारियों के बीच भोला के नाम से जाने जाते थे। चटगांव शस्त्रागार हमले के बाद पुलिस फरार हो गए लोगों की तलाश में थी। एक मुखबिर की सूचना के आधार पर कैप्टन कैमरून ने 12 जून 1932 को पटिया की सावित्री चक्रवर्ती के घर पर छापा मारा, जहां जवाबी गोलीबारी में अपूर्व सेन मारे गए। देश के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। 1857 में 12 जून को ही आजादी की लड़ाई के आंदोलनकारी सलामत अली, अमानत अली और शेख हारो ने अपनी तलवारों से लैस होकर कमांडेंट मेजर मैकडॉनल्ड के बंगले पर हमला किया था। उस समय मेजर मैकडॉनल्ड सर नॉर्मन लेस्ली और असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर ग्रांट के साथ चाय पी रहे थे। लेस्ली मौके पर ही मारा गया और अन्य दोनों अधिकारी घायल हो गए। तीनों आंदोलनकारियों को फांसी दे दी गई। इन महान देशभक्तों को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और अब मौसम। दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, आंधी आने के आसार हैं। मुंबई में हल्की वर्षा हो सकती है। कोलकाता और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल या 1-2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम तक बादल घिर सकते हैं। और निखिल, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, राज्यसभा के लिए हुए चुनाव परिणामों को आज कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। जनसत्ता के शब्द हैं, हरियाणा में कांग्रेस और महाराष्ट्र में गठबंधन को झटका, महाविकास अघाड़ी के मतों में भाजपा की सीन। अमर उजाला ने लिखा है, उच्च सदन में भाजपा शतक से 8 सीट दूर, दबदबा कायम। लोक सत्य लिखता है, राज्यसभा में बड़ा महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व, संख्या पहुंची 32 पर। दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने की खबर है, अमरीकी रक्षा मंत्री ने कहा, भारत के साथ सीमाओं पर स्थिति मजबूत कर रहा है चीन। जनसत्ता लिखता है, पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन ने तैनात किए लड़ाकू विमान। विज्ञापन करने वाली हस्तियों के लिए नियम हुए सख्त। अखबारों ने इस खबर के साथ लिखा है, भ्रामक विज्ञापन पर सेलिब्रिटी को भरना होगा 50 लाख तक का जुर्माना। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ और सशक्त भारत के लिए मूल मंत्र है। लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण के खिलाड़ियों और नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि ऐसे समय में भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मंत्र के साथ विश्व की सबसे तेज गति से विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। गृह मंत्री अमित शाह ने दीव में 25वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म और यौन अपराधों की शीघ्र जांच और कड़ी सजा पर जोर दिया। विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज जिनेवा में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर भारत प्रायोजित प्रस्ताव का अनुमोदन किया। पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता लाने में सक्षम। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों से 25 करोड़ लोग जुड़ेंगे। अवनी लेखरा ने कल शितोंग 2022 में महिला पैरा निशानेबाजी में दूसरा स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री ने अवनी को जीत पर बधाई दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।